कॉलेज के चलते सर अटेंडेंस शॉर्ट हो रहा था, कर नहीं पाए थे। अच्छा, जी, जी, जी। तो आप ये बताएं कि आप पढ़ना आप क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, तो वो चीज़ हम आपको बताएं। जी। सर मैं यही बताऊँ सर, आप सर प्रोसेस बता दीजिए कि करना क्या? हम्म तो नॉलेज है हम लोग को। हम्म। सब्जेक्ट का तो दिक्कत नहीं होगा कि इस सब्जेक्ट को समझ नहीं पा रहे हो। बस उस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज? करना है, रिसर्च एक्टिविटी के लिए उसमें क्या करना होगा ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, उसके बारे में हाँ सर हाँ बताइए। बाकी सब्जेक्ट का तो सर नॉलेज है ही कि क्या सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। हाँ 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 हाँ। देखिए, जी, जी, एक्चुअली मैं जी कल की सर। जो क्लास थी, पहली ओरिएंटेड क्लास जो थी, जी सर, जी सर। वो था कि शोध होता क्या है पहले। जी, तो जी, जी। अगर कल आलोक जी थे कि जी, शोध है क्या, तो सबसे पहले अगर हम जब जी। तक शोध को नहीं जानेंगे तब तक हुँ। कैसे, तो शोध के विषय में आपको कुछ पता है कि क्या है, कैसे है, हम क्या करते हैं, शोध कितने प्रकार का है, शोध का क्या महत्व है, रिसर्च हम कहते किसको हैं, इन सब चीज़ों को जानना जी। बड़ा जरूरी है। जी, जी, जी। ज्ञान प्रकाश जी, आप सुन रहे हैं? जी सर, जी सर, सुन रहे हैं। तो उस चीज को फिर से रिवाइज कर दें, क्योंकि मुरली जी आज सर, नए हैं। हाँ हाँ, ज़रूर है, वो उनको दिक्कत ना हो तो थोड़ा सा उनको बता दीजिए। देखिए, जैसा कि कल ज्ञान, थोड़ा सा आप भी सुन लें और क्लियर हो जाएगा ज्ञान जी। लोक जी, जी सर। कि शोध जो होता है, जिसको अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं, कि नए ज्ञान, नए तथ्यों को खोजना। अब जी। नया, और जो भी ज्ञान आप खोज रहे हैं, एक शोध दूसरे शोध के लिए आधार बनता है। कोई भी चीज हम हैं, कैसे काम करती है, कैसे उसके प्रभाव हैं, या क्या क्या इसकी समस्याएं हैं, इस समस्याओं का कैसे हम निदान पा सकते हैं, यानी नए नए ज्ञान, नए नए तथ्यों को जानना शोध होता है। खोज और शोध में अंतर होता है। खोज तो किसी चीज को हम यह मान लिए कि वो कितना, मतलब क्या है, उसका आकार क्या है या उसका रूप क्या है, लेकिन इस विषय में कि उस वस्तु का क्या प्रभाव है, कैसे इसकी उपयोगिता बढ़ सकती है, कैसे यह अपना का दुष्प्रभाव डाल रहा है, क्या इसमें हम ऐसे और चेंजेस करें क्योंकि जो मानव समाज के लिए कल्याणकारी हो, ऐसे ज्ञान को, जी। ऐसी चीजों को हम कहते हैं शोध। तो शोध जो है दो तरह के हैं। एक तो होता है कि समस्या मूलक, प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च, एक होता है कि डायग्नोस्टिक या एक्शन रिसर्च, किसी समस्या को कैसे हम खत्म करेंगे, या किसी भी वस्तु को कैसे हम संसाधन में बदलेंगे, ये शोध है। जैसे जी। इसी को दूसरी तरह से कह सकते हैं कि जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक शोध। तो पहला एक चीज हम बता रहे हैं कि एक डायग्नोस्टिक जो रिसर्च होती है, जैसे कि यदि आपको, मान लीजिए कि कोई खाना पीना आप खा रहे हैं, ठीक है, या जो भी चीजें खा रहे हैं, उसके बदले में आप ऐसा क्या चीज लें कि जो आपकी इम्यून सिस्टम और चीजों को मजबूत करे। जैसे दाल चावल आप खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, इसके अलावा ऐसी प्रकृति में कौन सी औषधि वाले गुण हैं जिसको हम भोजन में ले सकते हैं, और जो हमारे, ध्यान से बात को समझिएगा, जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करे। तो ऐसी खोज को हम कहते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च, मतलब निदानात्मक रिसर्च, या क्या कहते हैं उसको, समस्या उन्मूलन। एक्शन रिसर्च। नहीं, समस्या उन्मूलन नहीं, अभी तो समस्या आई नहीं। समस्या अभी कहाँ आई? अच्छा। समस्या तो आप दाल चावल हाँ। खा रहे थे तो पेट भर ही रहे थे ना। ध्यान से बात को समझिए। जी, जी। दाल चावल खा रहे थे तो आप पेट भर ही रहे थे, लेकिन आप दाल चावल के अलावा आप और उसके बदले में ऐसी कौन सी चीज लें जो कि दाल चावल का पेट तो भरे ही भरे, उसके साथ आपको और ज्यादा एनर्जेटिक दे। तो अब आप खोजेंगे कि हम सेब भी खा लें। ध्यान से समझिए, तो सेब से पेट भी भरेंगे, और आप उस पर अगर रिसर्च कर रहे हैं कि सेब से खाने से हमें कितना कैलोरी, एनर्जी मिल रही है, प्रोटीन मिल रही है, विटामिन मिल रही है, तो आप उसके एक नए स्रोत खोज लिए। दाल चावल के अलावा एक, मतलब विटामिन, प्रोटीन, दूध का एक नया विकल्प खोजे कि नहीं खोजे?
कि जिसको दूध नहीं मिल पा रहा, अगर वो सेव खा ले रहा है या किशमिश खा ले रहा है या कोई फल फ्रूट ले रहा है, उसकी उपयोगिता, यानी कल तक जो हमारे लिए अननोन था, आपने नए ज्ञान से, नई चीजों से उसको खोजा कि आप इसको भी खाकर इसकी आपूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो विकल्प 2 हो गए ना। ऐसे शोध को डायग्नोस्टिक कहेंगे कि जिसको दाल चावल रोटी सब्जी मिल रही है, दूध मिल रही है, वो भी खाए। जिसको थोड़ी या कम मिल रही है तो इसके तहत ये चीजें खाएगा तो भी ये उसको आपूर्ति सप्लीमेंट के रूप में है। यानी आपने एक नए संसाधनों का खोज कर लिया कि नहीं कर लिया, नया रिसर्च कर लिया, दैट्स गुड। अब आप देखिए, सही बात है, कर लिए ना, तो एक नया रिसर्च हुआ कि नहीं हुआ। आप उसी तरह से अन्य भोज्य पदार्थों का उसकी क्वांटिटिव वैल्यू खोज लेंगे कि इसको भी खाइए, ये मशरूम भी खाइए, ये दाल खाइए, तो दैट इज, मतलब आपने खाने के कई विकल्प को खोजा और समाज तक ले गए कि और इस चीज से आपको जो है न्यूट्रिएंट मिलेंगे। क्योंकि दूसरी समस्या ये थी कि आपके सामने एक समस्या आ सकती है कि हम तो दाल चावल खा रहे हैं, भोजन भी खा रहे हैं, ध्यान से बात को समझिए, हम उतना काम नहीं कर पा रहे हैं जितना कि अन्य लोग या ज्ञान लोग जी कर पा रहे हैं। मतलब एनर्जेटिक नहीं है, हम बार बार बीमार पड़ रहे हैं। तो दैट इज, ये आपकी प्रॉब्लम है कि हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं। ध्यान से समझिए, हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं। ज्ञान लोग भी हैं और मुरली कुमार भी हैं। मुरली कुमार बीमार पड़ जा रहे हैं और ज्ञान लोग जो है ठीक है अपना काम एनर्जेटिक कर रहे हैं। तो अब आप पे जब रिसर्च होगी कि यार मुरली कुमार तो दाल चावल रोटी भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, फिर भी मतलब इनकी भोजन में, तो आप देखिए एक नई समस्या, ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च है, यहाँ डायग्नोस नहीं। हम आपकी भोजन में अब देखेंगे कि वास्तव में क्या क्या समस्या इनकी भोजन में है। तो फिर हम आपके भोजन का कैलोरी मान देखेंगे, प्रोटीन देखेंगे, आपके भोजन लेने के तरीके को देखेंगे। तो जो रिजल्ट आएगा आपके भोजन में, अगर हमको लेने में कमी या उसमें पर्याप्त प्रोटीन की कमी या विटामिन की कमी या मिनरल्स की कमी या दैट्स, तो इसको हम जब कहेंगे कि नहीं भाई मुरली कुमार के भोजन में ये कमी है, ये प्रॉब्लम है, इसलिए भोजन की इन कमियों से ये बीमार हुए, तो आपके भोजन की समस्या का एक शोध हुआ कि नहीं हुआ। सही बात। दैट्स, ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। तो रिसर्च 2 दिशा में चलती है। एक तो है कि आप विकल्पों का संसाधनों का किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं, एक्शन रिसर्च में चलेगा। ठीक है, और एक है कि कोई चीज है तो क्यों ये समस्या हो रही है, इसके क्या दुष्प्रभाव हैं, वो चीजें जब आप समस्या उन्मूलन करेंगे तो ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च है। जैसे कि अभी सामान्य समय में कोरोना महामारी आई और कोरोना महामारी से जो भी पूरे विश्व में प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च करेंगे कि इसका कोरोना महामारी का आर्थिक पे क्या प्रभाव पड़ा, ध्यान से बात को समझिए, सामाजिक पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, राजनीतिक क्या प्रभाव पड़ रहा है, लोगों के जो लाइवलीहुड है, जीवन शैली पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। तब आप 2 तरह के डेटा लेंगे कि जब सामान्य समय था तब लोगों की क्या स्थिति थी, क्या कार्यशैली थी, क्या क्या कार्य कर रहे थे, कोरोना आया, लॉकडाउन आई, जनता कर्फ्यू लगा, तो कौन कौन सी चीजें प्रभावित हुई। जब चीजें प्रभावित हो रही हैं तो ये इकोनॉमी में या ये सोसाइटी में इस तरह के संबंधों में यह गिरावट आई, तो ये होगा कोरोना का समस्या, कोरोना द्वारा उत्पन्न सामाजिक समस्या, राजनीतिक समस्या, इस पे जो शोध आएगा, आपका डेटा आएगा, ये केवल प्रॉब्लम को बताएगा, मतलब उसके हल नहीं बता रहा, आप प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो दैट इज ए प्रॉब्लम ओरिएंटेड। लेकिन अब कोरोना आया तो उसके हल को खोजने के लिए लोगों ने जब काम करना शुरू किया तो वैक्सीन, तो इस प्रॉब्लम को खोजने के लिए वैक्सीन क्या है, ये एक डायग्नोस्टिक एक्शन रिसर्च है, उसका निर्माण करना, लोगों को इस बीमारी से बचाने के लिए वैक्सीनेशन करना, किस तरह से करेंगे, किस तरह से एज ग्रुप को बांटा गया, ये एक्शन रिसर्च है। तो रिसर्च में ये चीजें हैं कि आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड कर रहे हैं या एक्शन रिसर्च कर रहे हैं। तो एक्शन रिसर्च में आप हमेशा नए तरीकों को बताएंगे, या इसको दूसरे शब्दों में समझ लें कि जैसे
कि कहीं की कृषि पिछड़ी हुई है, कहीं की कृषि जो है अच्छी स्थिति में है। तो जहाँ की पिछड़ी हुई है, ध्यान से बात को समझिए, क्यों पिछड़ी हुई है, इसके क्या प्रमुख कारण हैं, इसमें लोगों के क्या प्रभाव हैं, वो क्यों है, कैसे है, ऐसे अगर हमको रिसर्च करेंगे तो यह प्रॉब्लम ओरिएंटेड होगा। आप उन विभिन्न समस्याओं को बताएंगे कि हमने समय से सिंचाई की व्यवस्था नहीं की, उन्नतशील बीज नहीं, या किसानों को सही समय पर ऋण नहीं, या जीव मतलब उनके फसल बीमा नहीं है, या उनको मूल्य नहीं मिल रहा है, या परिवहन की सुविधा की कमी है। तो ये सारी चीजें आप सब समस्या का मतलब कि एक अथॉरिटी बॉडी के ऊपर रखेंगे। आप जो डेटा से, आंकड़ों से, उनकी प्रश्नावली से, साक्षात्कार के माध्यम से, जो भी एनालिसिस, जो भी सैंपलिंग के माध्यम से आप एनालिसिस लेकर आएंगे, आप उस समस्या की, कृषि की समस्या को रखेंगे। ये आपका प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च है, ठीक है। जी जी जी। लेकिन अब नाम से ही सर स्पष्ट हो जा रहा है। हाँ, और नाम से ही स्पष्ट हो जाए कि समस्या उन्मूलन है और ये निदानात्मक है। तो अब निदानात्मक डायग्नोस्टिक रिसर्च जब करेंगे तो आपको समझ में आ रहा है, आप सोचेंगे यार यहाँ के मूलभूत यहाँ के लोगों का कैसे आर्थिक व्यवस्था को और सामाजिक व्यवस्था को सुधारा जाए। तो आपको समझ में आएगा कि लोगों को अगर यहाँ पर झरना है, यहाँ पर पानी है, वाटर शेड अपनाएं, अगर कम बारिश हो रही है तो ड्राई एग्रीकल्चर को बढ़ावा दें, कुछ कृषि से संबंधित वैकल्पिक जो है आर्थिक क्रियाएं पशुपालन को दें। तो ऐसी चीजों को जब आप डेटा में लेकर आएंगे कि इन इन कामों को करने से इनको इतनी अतिरिक्त आय मिलेगी, ये फसल मिलेगी, इनका यह उत्पादन होगा, तो यहाँ पर आप उस पिछड़ी हुई कृषि के विकास के लिए आप उपाय सुझाएंगे। यह उपाय आपका होगा डायग्नोस्टिक रिसर्च। समझ में आया? तो रिसर्च की दो विधा है। तो आप ज्योग्राफी में किसी चीज को संसाधन बनाना चाहते हैं, किसी चीज के विकल्पों का विकास करना चाहते हैं, कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा में नई चीजें लाना चाहते हैं, तो ऐसे रिसर्च को आप एक्शन रिसर्च करेंगे, ठीक है। और यदि कोई ज्योग्राफिकल कंडीशन में कोई चीज प्रॉब्लम ओरिएंटेड है और क्यों है, वो रिसर्च आपकी प्रॉब्लम ओरिएंटेड होगी। तो रिसर्च की ये विधा है। तो रिसर्च के जो टाइप्स हैं, तो जैसे कि कुछ सैद्धांतिक रिसर्च होते हैं, थ्योरेटिकल, और कुछ व्यवहारिक रिसर्च होते हैं। थ्योरेटिकल रिसर्च में थोड़ा सा मैं इसको बता के फिर लिटरेचर ऑफ रिव्यू बता दूंगा। थ्योरेटिकल रिसर्च में हम सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, किसी चीज के जो गुण है, जो छुपे हुए रहस्य हैं, उस रहस्यों को खोजते हैं, उस रहस्यों को खोजते हैं, और वह रहस्य किन नियम कानूनों का पालन करता है, किस नियम कानून से चल रहा है, उसी चीज को हम कहते हैं, ऐसे चीजों को सैद्धांतिक रिसर्च। जैसे मानसून है, मानसून की क्रियाविधि कैसे चल रही है, इसको खोजना थ्योरेटिकल रिसर्च होगा कि जेट स्ट्रीम का क्या कॉन्सेप्ट आया, एल नीनो का क्या कॉन्सेप्ट आया, डायनेमिक जो थियरी है वो क्या कॉन्सेप्ट है, दैट्स ये थ्योरेटिकल रिसर्च है। तो अगर अन्य विज्ञानों में देखें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या काम करते हैं, इनकी क्या है, कैसे है, नाभिक कैसे बना है, ज्वार भाटा की अगर उत्पत्ति कैसे हुई, सूर्य और चंद्रमा का, तो ये दैट इज ए थ्योरेटिकल रिसर्च। उन नियमों कानूनों को वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित क्रमबद्ध जो है हम खोजते हैं कि क्यों है, कैसे है, क्या घटना है, तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अब इस चीजों को हमने खोज लिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को, नाभिक को हमने खोज लिया। बात को समझिए एकदम ध्यान से, हमने परमाणु ऊर्जा को खोज लिया, सिद्धांतों को खोज लिया, इसका विज्ञान में लाभ है, सब कुछ है, लेकिन आम जीवन में कोई लाभ है भाई? यदि हम ज्वार भाटा को जान गए कि ज्वार भाटा सूर्य के, चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण है, तो हमसे इससे आपको क्या लाभ है? कोई लाभ है? या हम जान रहे हैं कि नाभिक में बहुत ज्यादा परमाणु ऊर्जा होती है, तो इससे हमें कोई लाभ है? नहीं सर, उसका अनुप्रयोग नहीं हो पा रहा है तो लाभ का पता ही नहीं होगा क्या है। मुरली कुमार जी, कोई लाभ है? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बताइए कोई लाभ है? अगर हम कह दें कि इसके नाभिक में, यूरेनियम के नाभिक में बहुत ज्यादा ऊर्जा है, इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन टूटेगा, इसका नाभिक, तो कोई लाभ उसको हमको मिलेगा? हेलो मुरली जी, आवाज मिल रही है आपको? आप सुन रहे हैं मुझको? हेलो
हाँ ज्ञानलोक जी सुन रहे हैं? जी सर सुनाई दे रहा है, लेकिन उधर नेटवर्क प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा सा लग रहा है। ठीक है, तो ज्ञानलोक जी देखिए कोई लाभ नहीं, लेकिन यहीं पर जब आपको देखिए, जब ये लिटरेचर रिव्यू के परमाणु की संरचना को या ज्वार भाटा के कार्य प्रणाली को जब आपको पता चला, तो आप धीरे धीरे दिमाग लगाएंगे कि यार ये ऊर्जा की हमें जरूरत है और ऊर्जा यहाँ है। तो यहाँ पर अब आप व्यवहारिक रिसर्च में जाएंगे, एप्लॉयड रिसर्च में, कि इस नाभिक को, ऊर्जा को हम कैसे सदुपयोग करें। तो फिर सदुपयोग करने के लिए आप परमाणु रिएक्टर लगाते हैं ना? जी सर। परमाणु रिएक्टर, देखिए ध्यान से बात को समझिए, कैसी रिसर्च बढ़ी है, अप्लाइड रिसर्च। परमाणु रिएक्टर लगाएं, परमाणु रिएक्टर को फिर वहां पर कृत्रिम रूप से विस्फोट कराएं, जो उसको ऊर्जा निकली उसको एडॉप्ट करके बाय ट्रांसफार्मर के द्वारा करके फिर उसको आप इलेक्ट्रिसिटी में ले गए, तो इससे न सोसाइटी को मिल रही है ऊर्जा। तो जो ये अप्लाइड रिसर्च थी कि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग कैसे हम मानव को फैक्ट्रियों, मानव के मतलब कि जो निर्मित फैक्ट्रियां हैं, मानव के घरों तक, उनके कार्यों तक कैसे ऊर्जा में बदलें, यह रिसर्च कहाँ चली गई? अप्लाइड रिसर्च में चली गई। जी सर जी सर। आप यही चीज अगर जो मतलब कल में भी आत्मा ने की कि ज्वार भाटा अगर आती है करती है, उस ऊर्जा को हमने लहर ज्वार भाटा के ऊर्जा में और ज्वारी पत्तन बना लिया। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि आप कहते हैं कि बढ़ता हुआ नगरीकरण जो है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए, दैट इज अ प्रॉब्लम। ध्यान से समझिए कि ये प्रॉब्लम है। नहीं, अगर आप उसके लिए फिर प्रॉब्लम है, चाहिए ना सर, कि प्रॉब्लम है। हाँ लेकिन मिल रही है, कह रहे हैं कि उसके लिए सर। जी 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 सर, जी सर, जी 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 सर, मैं सुन पा रहा हूँ सर। आप बोले सुन रहे सर। हाँ, तो जब ये प्रॉब्लम है, अब आपको व्यवहारिक रिसर्च करनी है। ध्यान से समझिए, एक लोगों ने रिसर्च कर दिया कि शहर की क्या समस्या है, सिद्धांतों में बता दिया कि यहाँ का जो बाजार है वो जो है बहुत ही सघन बस्ती बसा हुआ है, रोडे सकरे गलियां हैं, इस तरह से लोगों के मतलब कि लैंड कम है, यहाँ पर डिस्पो करने की सुविधा कम है, तो दैट्स प्रॉब्लम। अब आप व्यवहारिक रिसर्च करेंगे जब कि इस समस्या को कैसे निजात पाएं, तो आप कहेंगे कि देखो यार बस्ती को बिगाड़ो न, जो बस्ती बस गई उसको कहाँ ले जाएंगे। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पर फ्लाईओवर ब्रिज बना दो, कहेंगे ना, बस्ती के ऊपर से फ्लाईओवर ब्रिज बना दिए, तो ये अप्लाइड रिसर्च आया कि नहीं, हमारी बस्ती भी रहे और हम ट्रांसपोर्टेशन को सरल बनाएं। तो एक नई चीज आई कि फ्लाईओवर ब्रिज बना दिया। एक फिर फ्लाईओवर ब्रिज की वजह से ज्यादा तो फिर मेट्रो का कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया? तो मेट्रो का कॉन्सेप्ट आया। मेट्रो के कॉन्सेप्ट से देखिए कि कितनी चीजें बदल गई, बाजार भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन अंडरग्राउंड और ओवर ब्रिज एलिवेटेड मेट्रो बनाकर, तो ये एक अप्लाइड रिसर्च है कि नहीं है? लोगों को आज लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ज्ञानलोक जी एक चीज ये बताएं कि लोग कहते हैं कि शिक्षा ही, हाँ मुरली जी एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए उसी पे, नहीं करिए एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए। ओके ठीक है। जैसे कि कहा जाता है कि शिक्षा किसी भी मनुष्य का सबसे बड़ा संसाधन है, या शिक्षा जो है समाज के प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो एक सिद्धांत हो गया जी। अब बात को समझिए कि शिक्षा, अब इसको तो हमने यह बात किसी ने सिद्धांतिक रूप से देखा समझा कि जो शैक्षिक समाज होता है, शिक्षित समाज होता है, वहां पर अपराध दर कम होती है, वहां पर लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, वहां पर किसी एक चीज को नियम कानून को मानते हैं, वह समाज जो है सुदृढ़ होता है। उसने देखा, सिद्धांत बनाया। लेकिन जहां पर शिक्षा की बहुत कमी है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, गरीबी है, भुखमरी है, आप वहां पर क्या करेंगे? ऐसी कौन सी शोध करेंगे कि क्यों लोग शिक्षा नहीं देते रहे हैं लोगों को, क्यों लोग शिक्षा नहीं दे रहे हैं, बेटियों को नहीं दे रहे हैं, बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, इसके प्रॉब्लम क्या है, उनको कैसे प्रमोट करेंगे? तो आपके पास अप्लाइड रिसर्च आएगा कि नहीं कि क्या क्या किन किन कारणों से लोग जो हैं शिक्षा से वंचित रहते हैं। तो आप उसको सोचेंगे ना कि अभिभावक जो है फीस भरने में, ध्यान से बात को समझिए, फीस भरने में एक समस्या कि
अच्छा में, वो बच्चे को नहीं पहुंचा रहा है। तो आपने व्यवहारिक रिसर्च में कहा कि यदि हम फीस को माफ कर दें, लोगों को सुविधा पहुंचा दें, तो लोग शिक्षा के रूप में, ध्यान से बात को समझिए, लोगों को ग्रहण करेंगे। तो देखिए सरकारों ने आज आपका प्राइमरी शिक्षा जो है फ्री कर दी। उसी तरह से जो महिला शिक्षा जो है नहीं बढ़ रही थी, तो व्यवहारिक रिसर्च में आया कि क्यों ना महिलाओं के लिए फ्री कर दें। तो आज देखिए कि महिलाएं जो हैं उनको अलग से आरक्षण दिया गया। तमाम केंद्रीय भर्तियों में उनके जो है शुल्क नहीं लिए जाते हैं, उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। तो क्या आज आप नहीं देख रहे हैं कि इस व्यवहारिक रिसर्च से और लोग जो हैं अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, अपनी बहनों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? जी सर, जी सर। यह कह देना कि स्त्री शिक्षा ही, ये सिद्धांत कह देना कि स्त्री शिक्षा ही किसी समाज का विकास का एक पथ प्रदर्शक है, दैट इज ए थ्योरेटिकल रिसर्च। लेकिन इसको, स्त्री शिक्षा को कैसे उन समाज में बढ़ावा दिया जाए, तो आपने जब व्यवहारिक रिसर्च की, प्रॉब्लम ओरिएंटेड गए, प्रॉब्लम ओरिएंटेड, फिर इसका क्या डायग्नोस्टिक होगा, तो आज महिलाओं के लिए आज आप केंद्रीय सेवाओं में फ्री है, फॉर्म भरना फ्री है, इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो फ्री है, तो आज सब लोग ले आ रहे हैं नहीं। फिर उनके लिए फिर अलग से आरक्षण किया गया, तो हर व्यक्ति पढ़ा रहा है। उनके लिए नौकरियों में प्राइमरी में 50% आरक्षण है। तो देखिए आई कि नहीं आई है, तो दैट इज अप्लाइड रिसर्च, और यही रिसर्च समाज के काम आया। यह कह देना, देखिए ये आधार बना, किसी ने इसने रिसर्च किया कि महिलाओं की साक्षरता के बिना या महिलाओं की भागीदारी के बिना किसी समाज का सुदृढ़ नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे पास कोई टूल्स नहीं था। यदि हम पुरुषों के बराबर में महिलाओं को रख देते, उतनी ही फीस लेते, ध्यान से बात को समझिए, उतनी ही फीस लेते, वही कंपटीशन रखते, तो महिलाएं जो है सदियों से पीछे थीं, तो क्या वो मूल धारा में आ पाती? पितृसत्तात्मक समाज में तो लोग लड़कों को पढ़ाते, लड़कियों को नहीं पढ़ाते। आज देखिए हर आदमी अपनी लड़कियों को पढ़ा रहा है ना, कि बिटिया पढ़ लेगी, फ्री है, और चलो फार्म का नहीं लग रहा है। जहां 1400 का फार्म लगता, 2000 का फार्म लगता, और 3 बच्चे पढ़ने वाले हैं, उसमें एक लड़की है, 2 बालक है, तो वो पहले दोनों बालकों का फार्म भरवा देता, लड़की का नहीं भरवाता। क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल ऐसा रहने दे, लेकिन उसका फ्री है, तो वो कहेगा नहीं तू भी भर ले, चल जा तू भी इंटरव्यू दे या। अब बीएड में 50% है, तो हर बच्चियां बीएड नहीं करती हैं, आज सेलेक्ट है। तो दैट, ये जो अप्लाइड रिसर्च थी कि सोसाइटी की क्या प्रॉब्लम है, हम कैसे को बढ़ावा दें, हम कैसे चीजों को करें, यह है अप्लाइड रिसर्च। आप लोगों ने अभिजीत बनर्जी का नाम सुना है, जो अभी नोबेल जीते थे इकोनॉमिक्स में। उनका जो नोबेल पे उन्होंने काम किया, मालूम है उनको क्या काम था उनका? आप समझिए नहीं आ रहा, हाँ? इस समय याद नहीं आ रहा कुछ। मैं बताता हूँ। अच्छा आप बताएं, अभी वैक्सीनेशन की बात चल रही है, ध्यान से बात को समझिए। भारत में तमाम बीमारियों के वैक्सीनेशन से उन्मूलन किया गया, पोलियो को, चिकन पॉक्स को, टीबी को भी खत्म करने के कगार पे ही हैं हम लोग, हैं तमाम ऐसे इंसेफ्लाइटिस वगैरह को। अगर इस वैक्सीनेशन की ओरिजिनल जो लागत है, ध्यान से समझिए, मार्केट वैल्यू पे हम अगर कर दें, टिटनेस का, बीसीजी का टीका, हेपेटाइटिस का टीका, तो क्या पूरे समाज के लोग वैक्सीनेशन कराएंगे? नहीं करा पाएंगे। 5000 6000 का टीका आएगा तो लोग नहीं करा पाएंगे। जब लोग, ध्यान से बात को समझिए, लोग नहीं करा पाएंगे तो क्या जनसंख्या का नियंत्रण होगा? अगर किसी का बच्चा है और वहां पर मोरालिटी रेट ज्यादा है, तो वो 2 4 6 बच्चे पैदा करेगा कि नहीं करेगा? भाई इसमें से कितने जिंदा होंगे, कितने मर जाएंगे? लेकिन अगर वैक्सीनेशन से तमाम बीमारियों पे आप कंट्रोल कर लिए चिकित्सा सुविधा से, तो वो ये क्या 2 बच्चे से कंट्रोल कर लेगा कि ठीक है एक ही बच्चा है, स्वस्थ रहेगा। आज ज्यादा लोगों के पास एक ही बच्चे हैं, 2 बच्चे मैक्सिमम है। तो ये चीजें, तो हमने क्या किया कि पूरे समाज तक इसको अप्लाइड रिसर्च में ले गए कि कैसे जनसंख्या के नियंत्रण को करेंगे, कैसे चिकित्सीय सुविधा को। तो हमने कहा यह फ्री कर दीजिए, ताकि सभी लोग इसको आराम से उनकी यहाँ तक पहुँचो कराएं। आज देखिए कि जिला अस्पतालों में, स्वास्थ्य सेवाओं में यह जो तमाम विभिन्न बीमारियों से टीका फ्री है, वैक्सीनेशन होती है। आज मृत्यु दर कम है, आज चीजें हैं।
उसी तरह से कोरोना का वैक्सीन में उसके पिछले से सीखते हुए देखिए कि फ्री है। अगर अभी फ्री में लोग नहीं लगवा रहे हैं, पैसा लगा करना पड़ता तो और कम प्रतिशत होती और हमारा जो देश है वो कोरोना वायरस से पीड़ित ही रहता। दैट इज अ प्रॉब्लम। तो हमने बताया कि अभिजीत बनर्जी ने जो मतलब कि अपना रिसर्च किया तो देखा कि राजस्थान की महिलाओं की जो डेली कामकाजी थी, वैक्सीनेशन पे उन्होंने काम किया। ध्यान से बात को समझिए कि जो एक प्रतिदिन जो कामकाजी होता है वो जिला अस्पताल में एक दिन जाकर अपने बच्चे को वैक्सीनेशन कराना और एक दिन की मजदूरी को लॉस करना वो नहीं चाहता था। तो जब वैक्सीनेशन वहाँ होता था तो वहाँ मतलब जब कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाता था तो वैक्सीनेशन में लोगों ने कोई जागरूकता और कोई मतलब सहयोग नहीं किया। बहुत कम वैक्सीनेशन का प्रतिशत था। इस पर उन्होंने केस स्टडी कर रहे थे, देख रहे थे कि आखिर क्या बात है। वैक्सीनेशन देखिए फ्री है, ध्यान से बात को समझिए, वैक्सीनेशन फ्री है और उसके बच्चे के लिए मतलब बीमारी से बचाने के लिए अति अनिवार्य है। फिर भी वह लोग जो डेली वेजेज के लोग थे वो वैक्सीनेशन कराने नहीं जा रहे थे। कारण क्या था? कारण यह था कि उनकी एक दिन की मजदूरी जाती और हो सके शाम तक उनके यहाँ चूल्हा न जलता। इसकी डर की वजह से वो नहीं जा रहे थे। तब अभिजीत बनर्जी ने इसको पकड़ा कि यदि हम इनके एक दिन की मजदूरी के बदले में कुछ इंसेंटिव, कुछ लाभ दें, ध्यान से समझिए, अप्लाइड रिसर्च कि कैसे वैक्सीनेशन। तो उन्होंने कहा कि जो जो भी मतलब एक प्रोग्राम चला है कि जो वैक्सीनेशन कराना जाएगा उसको 1 किलो दाल मिलेगा, 1 किलो दाल मिलेगा। तो देखिए एक इंसेंटिव में कि अगर हमारी एक दिन की मजदूरी 80, 90, 100 रुपए हो रही है, हम अपने बच्चे को वैक्सीनेशन कराने जा रहे हैं तो एक दिन की मजदूरी के बराबर हमको दाल मिल रही है। तो उस दाल को लेकर अपने बच्चे को वैक्सीनेशन कराकर वो चली आ रही थी। तो अब उसको दिमाग में ये आया कि मेरे बच्चे को वैक्सीन भी लग जाएगा और हमें मजदूरी के बराबर दाल भी मिलेगी। तो वो वैक्सीनेशन में परसेंटेज हाईली आया और इसी कार्य पे, इस चीज की लोक कल्याणकारी कार्य पे तमाम, और उन्होंने पुअर इकोनॉमी लिखी है, उस पर उनको नोबेल मिला था। देखिए है, आपको लगेगा कि छोटी चीज मैंने बताया, लेकिन ये कितनी बड़ी चीज थी कि हम वैक्सीनेशन को कैसे बढ़ाएं। क्लियर? तो आप इस समय जो रिसर्च आप अपने जो चीजों को उठाएं, आप अप्लाइड रिसर्च उठाएं। आप पर्यावरण के मुद्दों पे, जीआईएस के मुद्दों पे, स्वास्थ्य भूगोल के मुद्दों पे आइए, जो शहरों की किस तरह से बदलाव किया जाए, वाटर शेड पर आइए, जल संसाधनों पे आइए कि क्या आपके पास आइडियाज है जो सस्ट प्रॉब्लम, मतलब ऐसी चीजें हैं कि जिससे कि हम अपने जो हमारे समाज में प्रॉब्लम है उसके क्या निदान है, कैसे हम संसाधनों का सही प्रयोग करें कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो और समाज जो है सुदृढ़ता से बढ़े, पर्यावरण भी सही रहे। तो एक आपको मैं ये थीम दे रहा हूं कि दोनों चीजें, अगर आप डायग्नोस्टिक रिसर्च, एक्शन रिसर्च पे आ रहे हैं तो आप देखिए और उस चीज को देखिए कि हमारे पास जो संसाधन है उसका हम कैसे सदुपयोग करें, क्या नया आइडिया लेके आ रहे हैं, क्या किया जाए। तो आप उस पर रिसर्च पे आइए। यदि आपको लग रहा है कि नहीं हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड कर रहे हैं, ये हमारे समाज की प्रमुख समस्या है और इसकी क्या वजह है, उसके तह में जाना चाहते हैं, तो दैट्स यू गो, आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च भी करें तो ताकि फिर उस पर एक डायग्नोस्टिक रिसर्च आए। तो ये एक तरीका है। मुरली कुमार जी लेफ्ट हो गए हैं, ठीक है। तो इतना ओवरऑल व्यू था आलोक जी। तो आज हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं 15-20 मिनट लिटरेचर रिव्यू, साहित्य समीक्षा, क्योंकि कि साहित्य समीक्षा की क्या उपयोगिता है, हम साहित्य समीक्षा क्यों करते हैं, आप बताएं हमें। हेलो। हाँ हाँ हाँ, साहित्य समीक्षा क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं, क्या चीजें हैं, और किसी भी चीज को, और शोध में साहित्य समीक्षा क्या प्रमुख भूमिका अपनाता है। सर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जब किसी चीज़ का लिटरेचर का रिव्यू करते हैं तो एक मोटा मोटी मुझे समझ में आने लगता है कि मुझे करना क्या है, इसमें क्या चीज़ें अभी तक मेरी समझ में आई हैं और क्या पॉसिबिलिटी इसमें दिख रही है मुझे। गुड, जैसे गुड, मान लिया गुड। कोई एक अभी महानगरों में जो ये स्लम एरिया का समस्या है, तो इसके बारे में अगर हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो मुझे आउटलाइन मिल जाएगा पूरा कि जैसे अभी ले लें मुंबई का, मुंबई जी, की जो सबसे बड़ी मलिन बस्ती है वो, धारावी। तो हाँ, तो वहाँ पर
जो समस्याएं हमको पढ़ने से पता चल गई है, फिर अगर हम उसको डायग्नोस्टिक करना चाह रहे हैं तो हम एक बार जाएंगे वहाँ पर, फिर उसको एक्शन में ले लेंगे कि ये चीज़ें हैं और अगर ये करेंगे तो ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो गुड एक लिटरेचर एक आइडिया दे देता है कि ये समस्याएं हैं, आप इस पर थोड़ा सा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। गुड गुड गुड। देखिए, शोध में लिटरेचर बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बताया कि नए नए ज्ञान को खोजना, नए तथ्यों को खोजना। जब तक आप लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो आइडिया है, जो चीजें हैं, वो नई है या पुरानी, या इस पे बात की गई है। अगर वो, जैसे मान लीजिए हमको एकदम अनभिज्ञ हैं, कोई चीज पढ़ ही नहीं रहे, और हमने कह दिया कि मैंने मोबाइल चलाना सीख लिया, या हमने क ख ग घ लिखना सीख लिया और हमने नया आइडिया, तो आप गलत हैं। आप लिटरेचर इस पे पढ़िए ना, सीखने पे, चीजों पे तो पहले ही बता दिया गया है, पहले भी चीजें हैं। हाँ, अब इस लिटरेचर को पढ़ने से आपको तमाम ऐसी चीजें पता चलेगी कि इस लिटरेचर में क्या बातें छूट गई थी, किन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। बात को समझिए, किन समस्याओं पे ध्यान नहीं दिया गया, किन समस्याओं को दूसरी तरह से हैंडल किया गया। तो वो जो चीज छूटी हुई है उस पर आपको लगेगा कि नहीं, इस पर काम करना जरूरी है। और आपको लिटरेचर एक आधार देता है समस्याओं को समझने के लिए, ज्ञान को एक्युमुलेट करने के लिए, या कोई फंडामेंटल चीजें जानने के लिए। तो जैसे यदि हम यह कहें कि भूगोल में हम, या ज्योग्राफी की क्लास है, हम अगर बात कर रहे हैं कि कृषि पे, तो आप कृषि पे जब काम कर रहे हैं तो कृषि पे जब लिटरेचर पढ़ेंगे तो परंपरागत कृषि के विषय में भी पढ़ेंगे, आप मॉडर्न कृषि के विषय में पढ़ेंगे, हरित क्रांति के विषय में पढ़ेंगे, उसके दुष्प्रभावों के जो अध्ययन किए गए हैं उस पर भी पढ़ेंगे। तो जब इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि परंपरागत कृषि थी ये, बात ध्यान से समझिए, और यह कृषि ऐसी थी, तो और हरित क्रांति में ये चीजें, ये गलतियां हुई, या इसके पर्यावरणीय दुष्प्रभाव या क्षेत्रीय दुष्प्रभाव। तो अब हम कैसे इसको काम करें, कैसे इसको काम करें कि ये चीजें थी और ये परेशानी आई, तो इसका क्या आइडियाज हो सकता है। ध्यान से बात को समझिए। तो वो लिटरेचर बताता है कि नहीं, यह ज्ञान, ये चीजें हैं, इस पे ये वर्क है, इसके एक दिशा पे बात की गई है, यह दिशा या तो छूटा है, या तो उस पर पर्याप्त लिटरेचर नहीं है, या पर्याप्त वर्क नहीं हुआ है, या हम इस मुद्दे को थोड़ा कमतर आके इस पे बात होनी चाहिए। तो वो लिटरेचर रिव्यू करने से आपको ओवरऑल समस्या और डायग्नोस्टिक के मेथड के पता चलने के साथ ही नई रिसर्च प्रॉब्लम को जन्म देता है, एक नई विधा का जन्म होता है कि कैसे काम किया जाए। तो जैसे लिटरेचर रिव्यू बहुत इसीलिए कहा जाता है, किसी विषय पे शोध में जितने ही ज़्यादा आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, आपके पास उतनी आइडियाज आएंगे, उतना आप परिपूर्ण होंगे, और जो उस शोध में या उस टॉपिक पे बातें छुटी है, उस बात को आप खोजने का एक नया रास्ता देगा कि नहीं, यह बातें ठीक है। ध्यान से समझिए कि जैसे अभी हम लोग एक टॉपिक में बताता हूँ लिटरेचर रिव्यू पे कि जैसे बात करते हैं रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में आप देखिए 1950-51 से जो है पंचवर्षीय योजनाएं चली। अब कई 10-12 पंचवर्षीय योजनाएं चलने के बाद हम समीक्षा करते रहे हैं, तमाम आर्थिक समीक्षा पढ़ते रहे कि ये चीज़ें ऐसी है, चीज़ें ऐसी है। तो हम लोगों ने देखा, समझा इस बात को, लिटरेचर रिव्यू करते रहे हैं कि यह पंचवर्षीय योजनाएं बहुत सी चीज़ों में तो अपनी आवश्यकताओं, मतलब कि लक्ष्यों को पूर्ति की, बहुत सी लक्ष्यों को पूर्ति नहीं कर पाई। जब नहीं कर पाई तो हमने कहा कि अब हमको इंटीग्रेटेड प्लान चलाना चलेगा, सेक्टर वाइज प्लान चलाना पड़ेगा, या जो रिमोट एरियाज हैं, छूट गए, उनके लिए विशेष चलाना पड़ेगा। तो वो लिटरेचर, वो विकास, वो आर्थिक विकास पढ़ने से हमें पता चला कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई का तो विकास हो गया पंचवर्षीय योजनाओं में, लेकिन छूट गए छोटे शहर, कस्बे, गांव। तो उनके लिए आप देखिए कि एकीकृत ग्राम विकास योजना, मरुस्थल विकास योजना, ठीक है, और पर्वतीय विकास योजना, आदिवासी जनजाति विकास योजना चलाई जा रही है ना।
अगर ये लिटरेचर हम ना पढ़ते, नहीं समझ में आता, तो कैसे पता चलता? हमने इंदिरा गांधी नहर परियोजना बना ली, कैनाल बना ली, हमने गंगा नहर तक पानी तो पहुंचा दिया लिटरेचर में कि भाई पानी चलो अच्छा बांध से वगैरह के पानी पहुंचा दो। हमने एक चीज पढ़ लिया था, ध्यान से समझिए, एक लिटरेचर हमने पढ़ा कि अगर हम जल की व्यवस्था कर दें तो वहां पर हम मतलब कि उपजाऊ भूमि की व्यवस्था से और अन्य चीजों से खेती करना शुरू कर देंगे। ध्यान से समझिए, इस लिटरेचर के आधार पे हमने गंगा नहर बना लिया हर के बैराज से, और सॉरी इंदिरा गांधी कैनाल बना लिया और लेके गए गंगानगर। 2, 4, 10, 20 सालों तक हमने खूब काम किया, और काम करने के बाद पता चला कि एक नई तरह की समस्या कि वहाँ की भूमि जो खारी होने लगी, ये होने लगी, तो फिर उस पर शोध हुआ, लिटरेचर लिखा गया। ध्यान से बात को समझिए, तो समझ में आया कि अत्यधिक सिंचाई या पारिस्थितिकी के विपरीत खेती करना, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो जब अब हम लिटरेचर पढ़ेंगे तो इंदिरा गांधी कैनाल के जो पक्ष और विपक्ष में, तो हमको ये बात समझ में आएगी कि इंदिरा गांधी के कैनाल ने हमारी कृषि में क्या योगदान दिया और हमारे पर्यावरण पे क्या नुकसान पहुंचाया। तो जब नुकसान पहुंचाने की बात आए, उस लिटरेचर को पढ़ें, तो अब हमको आइडिया आएगा कि यार इन्होंने पर्यावरण के मुद्दे को तो छोड़ दिया था ना जब इंदिरा गांधी कैनाल बन रहा था। अब पर्यावरण के मुद्दे को अगर हम कर रहे हैं, तो अब हम एक नया लिटरेचर पढ़ेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे किया जाए। तो जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आएंगे तो हम आ जाएंगे इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर पे, ड्राई एग्रीकल्चर पे। तो हम कहेंगे कि राजस्थान को राजस्थान ही रहने दो, वहां पर शुष्क कृषि को बढ़ावा दो, जो सूखा को सह सकने वाली जो मतलब फसलें हैं उसको बढ़ावा दीजिए, आप पशुपालन को बढ़ावा दीजिए, ताकि इनके माध्यम से आप उनके आर्थिक विकास कीजिए। ये एक नया, तो लिटरेचर जो साहित्य समीक्षा है वो प्रॉब्लम को बताता है, हमको किसी भी शोध करने के लिए आवश्यक ज्ञान उपलब्ध कराता है, ताकि चीजों को, ताकि रिपीटेशन ना हो, ताकि उसी बात को हम यह ना कहें यह नया है, जो चीजें खोज दी गई है, जो चीजें बात कर दी गई है, तो ताकि आप उससे अपना समय बर्बाद न करें, अपने काम को बर्बाद न करें। पता चला कि इस पे काम हो चुका है, इस पे उन्होंने अपना सजेशन दे चुके हैं और हम 5 साल फिर उसी पे पीएचडी कर रहे हैं, तो दैट्स प्रॉब्लम। लिटरेचर रिव्यू आपको एक आइडिया आता है कि कैसे काम, कैसे सिमुलेशन, विभिन्न विषयों को जोड़ेंगे, कैसे हम प्रश्नावली बनाएंगे, कैसे हम इंटरव्यू करेंगे, कैसे डेटा का एनालिसिस करेंगे। तो शोध में जितना ही आप लिटरेचर कर पढ़ेंगे जिस विषय की, जिस ब्रांच में, उतना आपको आइडिया मिलेगा। तो लिटरेचर रिव्यू सबसे महत्वपूर्ण है, चीजों को समझना, लोगों के ज्ञान के विषय में समझना, उनके आइडिया के विषय में समझना, और उस आइडिया को समझने के साथ अपने एक नए आइडिया के साथ आना। ठीक है, तो और वह आइडिया जैसे लिटरेचर रिव्यू करेंगे कि सारा ज्ञान है, सारी चीजें हैं, वह क्यों सैद्धांतिक रूप से या व्यवहारिक रूप से आप मतलब उसमें नहीं आ रही है, ज्यादा मतलब इफेक्टिव नहीं हो रही है, तो आप नया आइडिया से आएंगे, नए आइडिया से आएंगे। आप तो नया चीज है कि नहीं नहीं इसको इस तरह से किया जाए, इस तरह से किया जाए, तो लिटरेचर रिव्यू हो सकता है। अब जैसे हम कह दें कि हम गूगल मीट पे पढ़ाने के लिए एक नया आइडिया सीख लिए हैं, मेरी नई खोज है, तो बेवकूफ़ी है ना। अरे यार ये तो पहले से भी चली आ रही है। अगर हम लिटरेचर रिव्यू ऑनलाइन क्लासों पे करते तो मुझे पता था, कई प्लेटफॉर्म है, गूगल मीट है, जूम है, हैंग आउट, तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म है। अब हमें एक नई चीज़ों पे खोजनी है। अगर नई चीज़ों में किसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो आप देखिए इसमें रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम आ रही थी तो रिकॉर्डिंग दे दी गई, मीटिंग को बढ़ा दिया गया, सिक्योर बना दिया गया। ये लिटरेचर रिव्यू है। समझ में आ रहा? सही, बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे एक सामान्य सी चीजें, अभी आप लोग सब लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं, तो अभी देखिए क्या था कि किसी का एटीएम, किसी का पिन जो है खो जाता था तो लोग उससे चोरी कर लेते थे। चलिए इस पर रिसर्च चल रही थी, बैंक वाले देख रहे थे, तमाम ऐसे हैकर थे, तो उन्होंने जब सब कुछ पढ़ते हुए करते हुए
देखें कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। तो उन्होंने इस लिटरेचर रिव्यू के माध्यम से, सारी समस्याओं के स्टडी के माध्यम से एक नया आइडिया लेके आए कि 10,000 के ऊपर अगर आप SBI से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको OTP डालना पड़ेगा, होना पड़ेगा ना। तो जी देखिए, सर। अगर ये एक नया आइडिया आया कि नहीं, उसने कई हैकरों के लिटरेचर रिव्यू वो पढ़ रहे थे कि प्रॉब्लम कहाँ थी, ये थी, ये थी। देखिए, जिस समय पिन का यूज किया गया उस समय वो नया ज्ञान था कि बिना पिन के जाने आप किसी से पैसे नहीं निकाल सकते, लेकिन लोग पिन को भी क्लोन कर ले रहे थे, जान ले रहे थे, उसके CVV नंबर को क्लोन कर ले रहे थे, फिर भी पैसे निकल जा रहे थे। तो एक नए आइडिया पे आया वो जो लिटरेचर रिव्यू से, उसको नया ज्ञान मिला कि पिन के साथ ही आप एक OTP, जो मोबाइल आपके पास है, 10,000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन है तो भैया OTP दो। यानी आप अगर किसी का ATM चुरा ले रहे हैं, किसी का पिन चुरा ले रहे हैं, तो 10,000 से ज्यादा का आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लाखों रुपए का। तो एक नया आइडिया आया कि नहीं आ गया। आप लिटरेचर रिव्यू जब आप करेंगे तो आप देखिए ना, मानसून के विषय में कितनी बातें थी, लिटरेचर उसमें पढ़ा गया कि तापी संकल्पना है, सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन से मानसून। सब लोग चलिए 200-400 साल तक ये कंपा चलती रही, फिर लोग पढ़ते रहे, करते रहे, तो उसमें करते रहे कि भाई इसमें क्या है, सूर्य तो हर साल उत्तर दक्षिण जाता है तो मानसून क्यों कमजोर होता है। तो लिटरेचर रिव्यू के साथ उनको एक नया आइडिया आया, लोगों ने डायनेमिक ITC जेट का कॉन्सेप्ट दिए। ITC जेट के कॉन्सेप्ट के साथ जो है जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट आया, जेट स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट के साथ जो है आपका एल नीनो और लालिना का कॉन्सेप्ट आया। अब नई नई चीजें आ रही हैं, ऑसिलेशन, साउथ ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो ये ज्ञान, ये चीजें आपको हमेशा लिटरेचर रिव्यू से आप जानेंगे, समझेंगे। कोई की अच्छी किताब है, ध्यान से बात को समझिए, कौन बहुत अच्छी किताब लिखी गई है, क्या किस भाषा में, कौन किस पे उपलब्ध है। तो जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं, समझते हैं, तब न समझते हैं कि यह किताब कठिन भाषा में है, यह किताब सरल भाषा में है, यह किताब में ये कमी है, इस किताब को और आकर्षक बनाया जा सकता था। आज देखिए, पहले हम लोग लेक्चर मेथड से पढ़ते थे, आज PPT माध्यम आ गया। लिटरेचर रिव्यू का ही कमाल है, कैसे समझाया जाए कैसी चीज़ों को। आज डायग्राम से चीज़ों को आ रहा है, आज मॉडल बना के बनाया जा रहा है। तो रिसर्च में एकदम प्राचीन ज्ञान से लेकर नवीनतम ज्ञान अब तक क्या हुआ, क्या छूटा, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है, कौन से विषय पे ज़्यादा बात की गई, किस पर कम की गई, ये हमेशा एक समीक्षा का विषय होता है। अब वह समीक्षा हमेशा आपको लिटरेचर रिव्यू के माध्यम से आएगा। अभी आप पढ़ेंगे विभिन्न भूगोल की विभिन्न शाखाओं को तो आपको लगेगा कि अरे यार ये इसमें भी काम है, भाई इसमें भी काम है, ये भी इंटरकनेक्टेड है। आप GIS की टेक्निक को पढ़ेंगे, लिटरेचर, देखो फिजिक्स में इतना अच्छा काम किया, ये किया, उसको लाके भूगोल में काम कर लिए, उसका काम हो रहा था, आज ड्रोन से सारा काम हो रहा है। तो ये चीजें जितने भी विषय पे हम पढ़ेंगे, अब विषय को अंतर विषयक बनाएंगे, विभिन्न विषयों को जब लिटरेचर रिव्यू करेंगे कि इस पे ये काम हुआ, इस पर ये काम हुआ, इस पे ये काम हुआ, ये इकोनॉमिक्स का, इसका सोशल पे ये काम हुआ, ये साइकोलॉजी पे काम हुआ, इसका क्या महत्व है। तो ये चीजें हैं। इसलिए शोध में जितनी किताब, जितना उस विषय पे, विषय विशेष पे आप पढ़ेंगे, आपको उतने ज्ञान, उतनी नॉलेज और नया काम करने का नया आइडिया मिलेगा। तो यही है साहित्य की समीक्षा, कि हम एकदम सब कुछ नहीं जान सकते हैं, लेकिन उस साहित्य के माध्यम से बहुत कुछ जान सकते हैं। अब जैसे अगर आपको काम करना है, मान लीजिए कि आपको रीजनल प्लानिंग पे काम करने हैं, तो आप विभिन्न प्लानिंग के मॉडलों को पढ़ेंगे ना, आप क्रिस्टालर को पढ़ेंगे, आप वान थ्यूनेन को पढ़ेंगे, आप डडले स्टम्प को पढ़ेंगे, आप पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ेंगे। जब सब पढ़ेंगे तब ना आपको समझ में आएगा कि इस योजनाओं की क्या भूमिका थी और क्या कमियां थी, और इन कमियों को हम कैसे नए आइडिया से, नई चीज़ों से जोड़ दो। जो कमी है, जो बातें वहाँ छूट गई, उस बात को
तो नगर नियोजन की आज देखिए, आज छोटे छोटे सैटेलाइट टाउन बनाए जा रहे हैं, आज मेट्रो बनाए जा रहे हैं, आज जो है फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। तो ये नगरों की समस्याओं को दूर करने के लिए व्यवहारिक रिसर्च पे कि क्या है, कैसे है, या गांव का विकास किस तरह से किया जाए, किस तरह से, तो दैट्स लिटरेचर रिव्यू। और आप साहित्य समीक्षा पढ़ेंगे कि किस तरह से लोगों ने, विभिन्न देशों के लोगों ने अपने विकास को किया, कैसे अपने संसाधनों को समेटा, कैसे अपने समाज को उन्होंने सशक्त बनाया। तो ये लिटरेचर रिव्यू। अच्छा, आप बताएं कि अगर आपको कोरोना महामारी पे जानकारी लेनी हो और वैक्सीनेशन पे लेनी हो तो आप क्या करें? आप कोरोना और वैक्सीनेशन से संबंधित साहित्य को पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? जी सर। और आज अगर ध्यान से बात को समझिए, आज यदि कोरोना की कोवैक्सीन और कोविशील्ड बना तो ये हवा में तो ज्ञान था नहीं। ये लुईस पास्चर ने 1700 में काम करके गया था कि नहीं गया था वैक्सीन का? लुईस पास्चर ने वैक्सीन बना के रेबीज के लिए चला गए, एडवर्ड जेनर ने बना के चले गए पोलियो, साल्क एंड सेवाइन। तो उसी ज्ञान के जो आधार था लिटरेचर रिव्यू था कि वैक्सीन कैसे काम करता है, कैसे नहीं, तब ना कोरोना की वैक्सीन बनी। तो आज क्या है, ये नहीं कि उसके जेनेटिकल कोड को जानना। तो जेनेटिकल कोड पे कोई जेन का मॉडल दिया है ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कोई मॉडल दिया है, उसको जब हम पढ़ रहे हैं तभी तो उसी दिशा में आगे चल रहे हैं कि हमारा सब काम नया है। सही बात, सब काम नया है नहीं, पहले का है प्राचीन, अपने पुरातन ज्ञान के काम पे हमने नई चीजों को खोजा है, खोजा ना, नहीं खोजा? जी सर बिल्कुल। जैसे अभी ये कोरोना की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें कहा जाता है कि म्यूटेंट चेंज हो रहा है। तो ये भी एक पहले से ही पता था लोगों को कि ब्रिज कर चुका था ना कि म्यूटेशन क्या होते हैं, कैसे हो रहा है। हाँ रालो जी जी जी, हेलो आवाज, हेलो, हाँ बोले। हाँ सर, आ रही है आवाज। हाँ बोले। कह रहे हैं सर वो म्यूटेंट चेंज होने की जो इस समय बताया जा रहा है, कुछ पेपरों में मैंने देखा कि वो लिखा हुआ था कि ये नई खोज है, हालांकि ये तो पुरानी ही थी। और अभी जो अब इस समय जो चल रहा है वेरिएंट, उसमें चेंज होता रहेगा। वो तो वायरस है, वायरस तो अपना चेंज करता ही रहता है। देखिए ऐसा है कि जो कहा जा रहा है, ध्यान से बात को समझिए, नई खोज है, मैं मानता हूँ। देखिए म्यूटेशन की बात ह्यूगो डिब्रिज कर चुका था। उसने कहा था कि जीन में जब परिवर्तन होता है तो स्पीशीज, मतलब वो चीजें अपनी रूप बदल लेती है, यह एक आधार था। तो हुआ क्या कि वायरस जितनी तेजी से ये रूप बदल रहा है, तो इसके रूप को खोजना कि मतलब कि ये चीजें हैं। अभी जैसे इंडियन वेरिएंट की बात हो रही है, ब्राजील और वो यूके वेरिएंट की बात हो रही है, तो इसके अलग अलग रूप को, अलग अलग इन्फेक्टिव स्टेज को खोजना ये नई खोज है। लेकिन म्यूटेशन की बात पुरानी खोज है। तो हम जो म्यूटेंट की बात करते हैं, ये पुराना शब्द है, लेकिन उसके रूप को खोजना कि कौन ज्यादा इफेक्टिव है, कौन किस पे जो है वैक्सीन काम करने का, ये नया खोज है। तो अगर वो लिटरेचर रिव्यू न करता, म्यूटेशन के विषय में न उसको कुछ पता होता, तो क्या वो हवा में तीर चलाता? नहीं सर, बिल्कुल पता ही नहीं होता फिर वो तो। हाँ, बात यदि अगर आपको नगरीय समस्याओं पे काम करना है, यदि हेल्थ ज्योग्राफी पे काम करना है, रीजनल प्लानिंग डेवलपमेंट पे, पर्यावरण पे, जियोमॉर्फोलॉजी पे, कृषि पे, तो इससे संबंधित आप जब तक लिटरेचर पढ़ेंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि इनके विकास का क्या क्रम है, क्या लोगों ने बात कही है, इस पे कौन सा फेल्योर मॉडल हुआ, कौन सा सफल मॉडल हुआ, और फेल्योर हुआ तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, या आगे आने वाली हमारी चुनौतियां क्या हैं, ये लिटरेचर से पता चलेगा ना। जैसे आप पीएचडी करने आए हैं, अगर एमए करते तो कोई बात ही नहीं, अब पीएचडी करने आए हैं तब ना पता चले जाता है कि अरे यार ये समस्या कैसे खोजें, हम किस पे करें। हाँ नहीं, दुनिया तो खुशहाल ही लग रही है यार, सब खा के जा रहा, पी रहा, कहाँ समस्या है। लेकिन जब आप एक नए ज्ञान, उच्च शिक्षा की तरफ चले हैं, तब ना आपको समस्या खोजना है। तब आप ध्यान दे रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, तब ना अब आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये है कि लिटरेचर रिव्यू बहुत ही जरूरी है और इसके लिए होना ही होना है। भाई अगर मान लीजिए कि जैसे सपोज दैट, अगर आप मान लीजिए कि आप कृषि पे कोई चीज बात कर रहे हैं कि आप ऐसे करिए वैसे करिए, आप खूब जल दे दीजिए, खूब
पानी लोगों को ये, तो आप इस पे पढ़ लीजिए ना, कृषि पे कितने काम हुए हैं और खूब जल देने के क्या दुष्परिणाम रहे और क्या अच्छा परिणाम रहे, तब तो उससे आप सीखेंगे कुछ कि अरे यार हमारे पूर्वजों ने, हमारे सीनियरों ने ये काम करके गए हैं। और हमें यदि पहले क्या था, देखिए किसी भी चीज को ध्यान से बात समझिए, किसी भी शोध में पहले क्या था कि केवल हमें किसी तरह से प्राप्त करते, लेकिन आज हमारा शोध यह नहीं है, ध्यान से बात को समझिएगा। आज हमारे शोध की दिशा यह बदल गई है, हमें चीजों को प्राप्त करना है लेकिन अपने पर्यावरण के नुकसान पर नहीं। आज हर एक चीज में आपका इन्वायरमेंट है। पहले क्या था कि हमें लोहा प्राप्त करना है तो कैसे तरह से खदान से निकालो, आज लोहा तो प्राप्त करना है लेकिन किसी तरह से नहीं, अपने पेड़ को काट के नहीं, उसके लिए टेक्नोलॉजी उठाओ कि ताकि कम से कम पेड़ का नुकसान हो। समझ रहे हैं बात को? पहले क्या था कि कहीं पे बोरिंग कर दो, पानी निकाल लो और नहाओ खूब करो, लेकिन नहीं, आज नहीं, आज कम्युनिटी वाटर सिस्टम की बात है। आज अगर आप मकान बनवाने जाएंगे तो आप पहले यह बताओ कि इस पूरे रूट का पानी कहाँ जाएगा, आपका वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। मकान बनवाना जरूरी नहीं है, वाटर हार्वेस्टिंग, ताकि प्राकृतिक संसाधनों को बचाना। तो शोध में आज ये भी है, हम अपने घरों के मॉडल को कैसे बनाएं कि अधिक से अधिक सनलाइट और हवा का प्रयोग करें ताकि हमारी बिजली की खपत कम हो। तो आज हमें घर बनवाना हमारी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि घर को कैसे बनाया जाए कि जो एक वेंटिलेशन के साथ हमें और क्या कहते हैं उसको, सूर्य के प्रकाश का पर्याप्त यूज किया जाए। समझ में बात आ रही है? आज जो हम लोग यही देखिए, मैं एक नई समस्या लिटरेचर रिव्यू से पढ़ेंगे, डिजाइनिंग ऑफ हाउस। अगर हम पश्चिम के डिजाइन को देख लें, ध्यान से समझिए जो मैं समझा रहा हूँ, पश्चिम के डिजाइन को देख लें और उसको जो है आके इंडिया में डिजाइन करें, ये बैड है। पश्चिम में जो है ठंड ज्यादा पड़ती है, तो वहां पर गर्माहट रखने के लिए नजदीक नजदीक घर बनाए जा सकते हैं, क्लोज बनाए जा सकते हैं, लेकिन इंडिया में भयंकर गर्मी 8 महीने 9 महीने पड़ती है। यहाँ बिना वेंटिलेशन के घर नहीं बनाए जा सकते। अगर आप बिना वेंटिलेशन के घर बना दे, ध्यान से बात को समझिए, तो चाहे जितने का हम घर की मतलब जमीन नहीं बचाएंगे, चीजों को नहीं बचाएंगे, उससे ज्यादा एसी चला के बिजली खत्म कर देंगे, उससे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पैदा कर देंगे। तो ऐसा है यार कि घरों की डिजाइनिंग में चेंजेस कर देते हैं ना, बढ़िया सा प्लाटिंग में, कि यहाँ पर खिड़की हो, इस तरह से दरवाजे हो, इधर से वेंटिलेट हो, ताकि पूरे दिन का सूर्य का प्रकाश और हवा का हम प्रयोग करें। तो क्या हमें ज्यादा पंखा लगाने, एसी की जरूरत होगी? नहीं होगी, नहीं, बहुत तो यही ही कम लिमिटेड रहेगा उसमें। हमें दिन में लाइट की क्या जरूरत होगी? आप सूर्य के प्रकाश का यूज करिए। तो आप बचाएं कि नहीं बचाएं? आप इलेक्ट्रिसिटी बचाएं, आप नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके अपने हेल्थ को बचाएं। अभी कोरोना की बातों में क्या था, आइसोलेशन जो है मरीजों का ऐसी जगह करिए जहां वेंटिलेशन हो, सफोकेशन न हो। तो देखिए आ गया लिटरेचर रिव्यू में ना, यानी वह मरीज ऑक्सीजन लगाने के बावजूद भी उनकी डेथ हो गई जहां पर कि सफोकेशन था, वह मरीज घर में अच्छा हो गया जहां पर वेंटिलेशन था। जहां पर शुद्ध हवा आ रही है तो उसको कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, और जो हॉस्पिटल पैक थे लगाए रहो, जब उसको ऑक्सीजन ही नहीं प्रकृति का मिल रहा है तो कितना लगाओगे, खत्म हो गया, डेथ हो गई। तो हमको एक नई समस्या का जन्म आ गया ना लिटरेचर रिव्यू, कि हमारी डिजाइनिंग में गड़बड़ी है। हम केवल अंधानुकरण विकास में घरों की डिजाइनिंग पे नहीं ध्यान दे रहे, और घरों की डिजाइनिंग पर ध्यान दीजिए, और सही से नगर पालिका नगर निगम घरों की डिजाइनिंग पे काम करेगा तो हम अपनी बिजली को, अपने जो संसाधनों का बचत कर लेंगे और एक अच्छा माहौल का घर दें। आज देखिए आपको मैं एक नई समस्या, लिटरेचर रिव्यू पढ़िए नगरीकरण पे। हमारे यहाँ का नगरीकरण जो है वो गांव में गरीबी का देन है। अब गांव भी धीरे धीरे जब डेवलप हो रहे हैं तो गांव का आदमी आता, ध्यान से समझिए बात को, जो छोटे शहर है वो आता है, अरे हमारी जमीनें हैं, बिना किसी नक्शे का, बिना किसी का अपना 2 कमरे का मकान बना लिया 10 फीट की रोड में, अरे हमारा ही है। वहाँ पर कोई रेगुलेटिंग बॉडी नहीं है, कोई नक्शा नहीं पास होता है, लेकिन समय के साथ 5 से 10 साल बाद जब वो नगर बड़ा होता है तो वो स्लम्स एरिया हो जाता है। तो इसलिए हमारी जमीन है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कैसों भी घर बना लेंगे, और उसका नक्शा हो कि आपका रोड कहाँ है, ड्रेनेज सिस्टम कहाँ है आपकी। तो ये छोटे शहरों पर आप इस पर काम करिए। आपको एक नई चीज़ें कि नगर नियोजित, जो अनियंत्रित नगर नियोजन है गांव का,
मतलब गांव का नहीं, जो छोटे गांव मतलब कि नगरों का, कि टाउन घर से आ एरिया। रहा है अपना एक बिस्सा जमीन खरीदा और बना लिया, फिर वो बना लिया जो छोटे छोटे। आप देखिए ना, घूम कर देखिए, वो 5 साल 10 साल बाद कहाँ जाएंगे? स्लम्स नहीं बनेंगे? नहीं। तो एक नई रिकमेंडेशन मेरी है, आप दोनों लोग इस पर आप सोचिए। जो अनियंत्रित अनियोजित नगरीकरण है, इसके लिए चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे नगर पालिका हो, क्षेत्र पंचायत हो, कोई कैसो घर नहीं बना लेगा। उसका सिस्टम से ड्रेनेज सिस्टम हो, उसका वेंटिलेशन हो, उसका सनरेज हो, उसकी जो वाटर हार्वेस्टिंग हो, बिना उसके, क्योंकि हमारी समय की ये मांग है कि अगर हम इस पर ध्यान नहीं दिए तो आने वाले समय में हम अपने नगरों का नियोजन, अपने गांव का नियोजन न करके जिस जो नगरीकरण हो रहा है वो आने वाले समय में स्लम्स बन जाएगा। आप लिटरेचर पढ़िए, आपको नगरों पे बहुत आएगा कि ये बनाए पेटी, वो बनाए, वो बनाए, सब बेकार हो गए। आज सैटेलाइट टाउन की बात आ रही है, आज जो है एनसीआर की बात आ रही है, आज जो है मतलब स्पेशियल डेवलपमेंट की बात आ रही है कि नहीं। दिल्ली का एनसीआर का मॉडल पढ़िए, कितनी बार उन्होंने 66 में 67 में ये बढ़ाई, अंत में उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण को करके कहें भैया एनसीआर बनाओ, जो जहां गांव में जाके है उसी को नगर का। तो आज देखिए ना, गुड़गांव, फरीदाबाद, मेरठ, शामली, गाजियाबाद, नोएडा, इनको एनसीआर का तो कुछ तो लोड कम हुआ ना। नहीं, हर आदमी तो कनाटा प्लेस पहुंचता, हर आदमी तो कनाटा प्लेस पहुंचता नहीं। आज देखिए, नोएडा में रहने वाला भी अपने आप को दिल्ली वाला समझता है, क्योंकि एनसीआर की दर्जा दी गई है, एनसीआर की सुविधा दी गई है। उत्तर प्रदेश का होते हुए भी दिल्ली की सारी सुविधाएं ले रहा है। तो ये एक, जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे चाहे किसी भी विषय पे, जब गंभीर से, तब आपको समझ में आएगा इस पे क्या काम हुआ, क्या काम नहीं हुआ, कैसे काम किया जाए, किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जाए, इसमें क्या कमियां थी। यही है लिटरेचर रिव्यू का महत्व। तो आपको वहाँ से प्रॉब्लम भी समझ में आएगा, वहाँ से आपको एक्शन रिसर्च भी समझ में आएगा, वहाँ से आपको थ्योरेटिकल भी समझ में आएगा, वहाँ से आपको अप्लाइड रिसर्च भी समझ में आएगा, और आप एक नए शोध की तरफ जाएं। तो यही है लिटरेचर रिव्यू, इम्पॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर रिव्यू इन रिसर्च वर्क। और आप पे प्लेजरिज्म से बचेंगे, आप अपने को कार्यों की दोहराव से बच जाएंगे। जो पूर्व में कार्य कर लिए गए हैं उस पर क्यों करना है, नहीं करना। आप नए काम पे जाइए, पता चला 5 साल 10 साल जो है आपने काम किया और पता चला कि इस पे तो काम हो चुका है, आपके काम की कोई वैधता नहीं है या महत्व ही नहीं है, वो बेकार है। अब जैसे सपोज दैट कोई एक ऐसा आदमी हो, सपोज दैट दुनिया में, सपोज दैट मान लीजिए, और वो कुछ ऐसे करते हुए कह दिया कि हमने नया बल्ब बना लिया। ध्यान से बात को समझिए। अरे भैया, बल्ब अगर तुम पढ़ते बल्ब के इतिहास तो थॉमस एल्वा एडिसन से लेके, ट्यूबलाइट से लेके, सीएफएल से लेके हम आ गए हैं एलईडी तक, और तुम कह रहे हो कि हमने नया बल्ब। अब बताओ, एलईडी के बाद कोई नई चीजें हैं तो उस पर बात करो ना। तो लिटरेचर रिव्यू पढ़ लो ना लाइट का, या ये डेवलपमेंट ऑफ द बल्ब। क्यों, बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी सर जी। तो आप कह देंगे हमने नया जनरेशन नहीं। अब कोई जैसे मान लीजिए ज्ञान लोग को जो है, ज्ञान लोग को अभी एक इन्होंने नहीं ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने एक नया मोबाइल का खोज कर लिया और मेरा ये नया कार्य है। अरे भैया ज्ञान लोग जी, तनी दूरसंचार में पढ़ लीजिए ना। यहाँ बताइए ऐसी ऐसी मल्टीमीडिया आ गई है, कुछ नहीं करना है, सब चल रहा है, उसके आगे की बात करिए ना, नया जनरेशन एआई तकनीक। और आप कह रहे हैं कीपैड पे हमने नया सर हमने बात कर ली, आप घर बैठे बात करेंगे, दैट इज रॉन्ग। अगर आपने लिटरेचर रिव्यू किया होता तो अभी आप कीपैड की बात ना करते कि मेरा नया काम है, आप इस एंड्रॉयड के नए वर्जन पे आगे चले जाते, आप एक नई तकनीक पे, एक नए ऐप पे चले जाते। समझ में आ रहा है? उसी तरह से भूगोल में अब आप आइए, एक नए पे काम करिए, जो अनियंत्रित अनियोजित जो आने वाले चीज़ों में हमारी सबसे ज़्यादा जरूरी ये प्रॉब्लम है, उसके डायग्नोस्टिक रिसर्च पे, उसके एग्नोस्टिक पे, प्रॉब्लम ओरिएंटेड पे। आप पुराने कामों पे क्यों फंसे हैं? जो चीज़ें कामें हो चुकी हैं, जिनने विकास हुआ, जिनकी अपनी कमियां उजागर हो चुकी, जिनकी अच्छाइयाँ उजागर हो चुकी हैं, आप नहीं सर। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि इस समय जो करंट में जो इशूज चल रहे हैं, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इंडिया हाँ जैसे, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से जो अर्बन
जो डेवलपमेंट है ये काम तेजी से हो रहा है। तो सर मेरे ख्याल से इस पर थोड़ा सोचना हाँ, जायज मैंने बनता है मैंने अच्छे से। कहा ना कि आप उस पर भी सोचना है। आपको मैंने प्रॉब्लम तो कई दे दी है, बात तो मैं लिटरेचर रिव्यू करिए। आपको मैंने बहुत प्रॉब्लम दे दी है। आपको अनकंट्रोल्ड जो अर्बेनाइजेशन है, आप गांव का विकास कैसे करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आ जाइए, अपने लोकल रिसर्च की कैसे बात करेंगे, आत्मनिर्भर की कैसे बात करेंगे, कैसे हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे, किस तरह से अपने प्राचीन ज्ञान को भी बचाकर मतलब और नवीन ज्ञान का जो है फ्यूजन करेंगे। करेंगे। आप देखिए, मैं आप अब आपको देखिए, मैं आप देखिए, आप हमारे सामने जब सामने जब कोरोना जैसी कोरोना महामारी आई जैसी तो एक चीज को महामारी आई, उजागर एक कर चीज दिया को ना उजागर कर दिया ना कि हमें अपने गांव में हमें अपने गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा पे बहुत ज्यादा देना है। हमें केवल बड़े बड़े जिला अस्पताल की बात नहीं करनी है, हमें पीएचसी सीएचसी को भी एक अच्छे स्टैंडर्ड का बनाना है। आपको आपको अपने प्राचीन ज्ञान, आज आप देख लीजिए, हॉर्लिक्स का कोई विज्ञापन कर रहा है, विज्ञापन कर रहा है, कोई ब्रोनविटा का कोई विज्ञापन कर रहा ब्रोनविटा है? का विज्ञापन कर नहीं, रहा आए है? दिन में नहीं, आए का दिन पीजिए मजबूत हो जाएगा, रविदाल खाइए। आ गया कहाँ, कहाँ पे आ गया, दालचीनी पे दालचीनी पे, आ गया, वो आ लौंग गया पर वो लौंग आ गया, वो पर, तुलसी आ की गया वो पत्ती पर। तुलसी। आज इस पर आ रहा है ना कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए। अरे यार, जब ज्ञान है तो आप इस मेडिसिनल अपने जो लोकल बॉडीज के जो हर्बिशियस प्लांट हैं, इसका यूज मतलब कि ह्यूमन हेल्थ कम्युनिटी लेवल पे कैसे हो सकता है, इस पर रिसर्च हो सकती है कि नहीं हो सकती है? लिटरेचर तो पहले है, लिटरेचर को पढ़िए। आप इसको आप एक स्वास्थ्य के रूप में कैसे क्रांति दे रहे हैं और हमारी डाइट में कैसे शामिल होगा, ये कैसे हमारे स्वास्थ्य को मतलब इन्हांसमेंट करेगा, दैट इज रिसर्च। आज किसी का विज्ञापन सुने हैं आपने कि आप ब्रोनविटा पीजिए, कोरोना से दूर रहिए? आप किसी का विज्ञापन सुने कि हॉर्लिक्स पीजिए और कोरोना से इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए? किसी का विज्ञापन सुने हैं? नहीं। हर आदमी ने यही कहा। आवाज नहीं आ रहा ना सर? हेलो, हाँ हाँ, आवाज मिल रही है? हाँ सर आ रही है। तो आपने कभी सुना इनके विज्ञापन? नहीं। यानी यह विज्ञापन उतना कारगर नहीं था जितना इसको दिखाया जाता था। ये हमारी बॉडी को उतना मजबूत इम्यूनिटी नहीं ला सकता था जितनी इम्यूनिटी हमारी हर्बेशियस लोकल प्लांट ले आता है। नेटवर्क इतना कमजोर है। तो ये चीजें आपके लिए वर्क है, तो चाहे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, लोकल रिसर्चर पे, हेल्थ ज्योग्राफी पे, एग्रीकल्चर पे, अर्बन प्लानिंग पे, रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पे आइए, फिजिकल ज्योग्राफी में आइए, इन्वायरमेंट पर आइए, मोस्ट वेलकम। आप किसी एक चीज को आप सेलेक्ट करिए, उस पर पहले खूब रिव्यू पढ़िए, देखिए क्या कमियां रह गई, आपको क्या नया आइडिया आता है, या किन प्रॉब्लमों को यहाँ पर छूट गया, यह प्रॉब्लम है क्यों आई, माल न्यूट्रिशन क्यों। मेरा तो जो रिसर्च है वो माल न्यूट्रिशन पर है, कुपोषण पर है। अच्छा पीएचडी कुपोषण पे किया हूँ मैं। जी सर। सर ये जो लिटरेचर है इसको कहाँ से, शोध गंगा से देखें कि कोई और भी है? आप लाइब्रेरी को देखिए, शोध गंगा को देखिए, तमाम ई लाइब्रेरी है, और आपके जो भी इंस्टीट्यूट है लाइब्रेरी को देखिए, आप पढ़िए। तमाम ऑनलाइन ई बुक्स भी मौजूद हैं, पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन मंगा लीजिए। लाइब्रेरी को देखिए और शोध गंगा पे देखिए, मतलब जहाँ से आपको सोर्स मिले आप उसको पढ़िए, आपको एकदम नया नया आइडिया आ जाएंगे। आप देखिए, मतलब हर प्लांट के हर चीज़ों का एक, बस उसको नए तरीके से समाज के सिस्टम में लाना है, उसकी उपयोगिता सिद्ध करनी है, या जो प्रॉब्लम जो छुपी हुई है नहीं समझ में आ रही है, उस प्रॉब्लम को ले आइए। दैट्स ये रियल वर्क, रियल रिसर्च, और तब वो इफेक्ट डालेगा आपका सोसाइटी पे। अन्यथा आप लिटरेचर रिव्यू नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि हम ही जो जान गए, यही जान गए, सबसे बड़ा है। आप 10 लाइन लिख लिए कविता तो लगेगा कि आप सबसे बड़े कवि हैं। अरे आप कविता पढ़ के तो देखिए, आप नोवेल पढ़ के तो देखिए, आप भूगोल पढ़ के तो देखिए, ए लॉट ऑफ नॉलेज, फिर आप नए आइडिया से आइए। ऐसा नहीं है। अभी मैंने एक नई किताब पढ़ी, अवघड़, नीलोत्पल मृणाल की। एक नया आइडिया मुझे समझ में आया ग्रामीण राजनीतिक समाज पे, अपनी लोकल भाषा पे। आज वो देखिए ना, लोग खड़ी भाषा, मैथिली ठाकुर है, अपनी भाषा में वो मैथिली में गाती है, मालिनी अवस्थी हैं। आज अपनी लोकल
चीज़ों को लोग कंजर्व कर रहे हैं, लोकल संस्कृतियों पे बात करिए, लोकल फूड हैबिटेट पे बात करिए, लोकल जो वाटर रिसोर्सेज हैं उस पे बचाने की बात करिए, जो हमारे फूड पे जो सीजनल फूड की बात करिए। आज हम केवल प्रिजर्व फूड पे बात करते हैं, जबकि सीजनल फूड जो है सीजन के हिसाब से होता है, वो इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो आप उस पर बात करिए कि अपने लोकल फूड को, लोकल फ्रूट को ज़्यादा प्रमोट कीजिए। कोई ज़रूरी है कि इम्पोर्टेड को हम बात करें, वो उस जलवायु के लिए ज़्यादा सूटेबल है, हमारी जलवायु के लिए सूटेबल है। आप आर्किटेक्चर पे आइए, आप बस्ती भूगोल पे आइए कि बस्तियाँ स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती हैं। मैंने बता दिया कि वेंटिलेशन और सनलाइट का प्रयोग करके, यानी आर्किटेक्चरिंग में बदलाव करके, प्लाटिंग में बदलाव करके आप लाखों करोड़ों रुपए के रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, आप स्वस्थ रह सकते हैं। आप देखिए, एक सफोकेशन 10 बाई 12 वाले कमरे में, एक एरेशन वाले कमरे में, आप टेम्परेचर रेगुलेशन को देखिए, आप ह्यूमिडिटी रेगुलेशन को देखिए, तो आपको न ज़्यादा कूलर की न एसी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इस रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। आप आइए, साइकिलिंग पर आइए, आप स्वास्थ्य पे देखिए, पर्यावरण पे देखिए, प्रमोटिव। आप लिटरेचर जब पढ़ेंगे तो अ लॉट ऑफ नॉलेज, अ लॉट ऑफ नॉलेज और ए लॉट ऑफ आइडियाज, और आपको एक नई चीज मिलेगी, सोच मिलेगी। आपको एक नए, आप देखिए ना, फिल्में बनती हैं एक ही जैसी बनती है, लेकिन कुछ ना कुछ एक नया नया आइडिया लेकर आ जाती हैं कि नहीं आ जाती हैं। नदिया के पार बनी, हम आपके कौन बनी, दोनों के स्ट्रीम एक ही है, लेकिन नए नए कलेवर में आ गई। अब दोनों अपने आप को सुपर हिट रही, दुनिया भर की फिल्में बनती है, तो वो लिटरेचर पढ़ते हैं, फिर उनको लगता है कि हम समाज के किस सोसाइटी को छोड़ दिए। तारे जमीन पर आई, आमिर खान की फिल्म एक नई प्रॉब्लम को, डिक्लेसिया नामक बीमारी को ले आई समाज के सामने। एक नई उसकी रिसर्च थी, एजुकेशन में नए रिसर्च आ रहे हैं कि हम कैसे बताएं। अभी एक बच्ची अभी 2 दिन पहले ऑनलाइन पे जो है प्रधानमंत्री जी से शिकायत कर रही थी कि छोटे बच्चे को ऑनलाइन इतनी क्लासेस क्यों दी जा रही है। एक नई प्रॉब्लम को ले आई, और हम क्या कॉन्वेंट स्कूल वाले मार के उसी को पढ़ाने को कर रही थी, नहीं ऑनलाइन पढ़ो। अरे धंधा चला रखे हो यार। आज वो लोग कंप्यूटर कोडिंग की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर को बच्चे को ABCD आ नहीं रही है, प्लस माइनस आ नहीं रहा है, गुणा, और कंप्यूटर कोडिंग की बात कर रहे हैं। नहीं, हर बच्चा अलग होता है। आप एजुकेशन पे देखिए, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, नई रिसर्च की बात आई थी ना, कि जिन बच्चों को छूट जाते थे BA तो उनको डिग्री नहीं देती थी, वहां से डिप्लोमा, जब माना तब शुरू कर दे। यू हैव ए नए आइडिया। जब हमने लिटरेचर रिव्यू किया शिक्षा के क्षेत्र में, तो हमको समझ में आया कि दैट इज द प्रॉब्लम। हम इस तरह से अपने युवाओं को बर्बाद नहीं होने देंगे, उनकी शिक्षा को नहीं। तो ये दैट इज ए न्यू आइडिया। हर आदमी का एडमिशन जो है संस्थागत नहीं हो सकता, तो आज आपको ओपन यूनिवर्सिटी है, आप है भी वो जा सकते हैं। आप एक नए आइडिया पे, नए लिटरेचर रिव्यू पे, तो उसी तरह से आप भूगोल में हर ब्रांच में पढ़िए, आप एक इंटरेस्ट जगाइए, और एक नए मतलब प्रॉब्लम और एक नए उसके निदान डायग्नोस्टिक के साथ आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। तो मुझे लगता है कि आज का लेक्चर कुछ पता नहीं कैसा बिल्कुल लगा, सर, अब आप बिल्कुल लोग अच्छा फीडबैक था देंगे, सर। क्या है क्या नहीं, कुछ आइडिया। मुरली जी, अच्छा आपको लगा कुछ सर, आइडिया लगा अच्छा तो लगा। जी 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 सर, मतलब अच्छा लगा सर। तो अगर आपको काफी कुछ पूछना है तो पूछा जाए, नहीं फिर नेक्स्ट डे। देखिए, कुछ लेक्चर पूछना में नहीं है ध्यान सर, देना, लेकिन कई आपके चीज आपको अच्छे रहे प्रॉब्लम दे एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। एक्सप्लेनेशन आपके अच्छे रहे सर। और ज्ञान लोग जी, आपको कुछ पूछना है? जी सर, जी सर, पूछना कुछ नहीं, बस वो अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है सर। ओके, और सर कल बस हम ये लोग, जान हाँ हाँ सर, हाँ हाँ ये जो नेक्स्ट क्लास हम लोग लेंगे, तो वो जो उसमें दिया है, PDF फॉर्म दिया है, आपके पास भी होगा सर। हाँ 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 तो उसमें भाई कल मेरे से बात हुई थी, जो यहाँ DAV कॉलेज के HOD हैं सर। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, डॉक्टर GL श्रीवास्तव सर। हाँ हाँ, तो वो उनकी भी क्लास होगी क्या सर? हाँ, उनकी भी क्लास होगी, तो जो क्लास हमने पढ़ ली है, तो अगर वो पढ़ाएंगे तो हम उस दिन नहीं पढ़ाएंगे, और ठीक है। अच्छा, तो ठीक पहले तो से पता चल जाएगा ना सर? वो आए मिल जाएगा, यदि तो बहुत सी ब्रांचेज हो सके, हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो सर हाँ नेक्स्ट टाइम में आपको सब्जेक्ट पढ़ा दें,
या हम सब्जेक्ट अच्छा। पढ़ा देंगे तो सर रिसर्च मेथोडोलॉजी। भाई अकेले आदमी कितना पूरा करेगा, बहुत ब्राड है ना। हाँ सर ये, हाँ ये कि सर उसमें पर डे चेंज हो जा रहा है ना आरएम में, क्या हो जा रहा है? रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो है उसमें तो हर दिन चेंज होता है। एक दिन गोपाल जी पढ़ाते हैं, गोपाल सर, अच्छा, और वो दूसरे दिन प्रियंका मैम है वो, तो हमको लगता है वहाँ तो रोज चेंज होता है। हो सकता है, लेकिन हमको आप 2 लोगों को दिया गया है, हम आप 2 लोगों की चीजें जान रहे हैं, क्योंकि वो अलग अलग विषय के हैं ना। देखिए, अच्छा ज्योग्राफी की जिम्मेदारी हमारे पर है, जी सर। वो हिंदी की हाँ कोई और पढ़ाएगा, म्यूजिक का कोई और पढ़ाएगा, तो इसलिए हम वो अलग एक्सपर्ट होंगे, उन विषयों के होंगे। तो सर चूंकि उस रिसर्च ग्रुप में, मेथोडोलॉजी, सर हाँ, सर उस ग्रुप में आप ऐड नहीं है क्या, वो जो मैं नहीं ऐड हूँ। अच्छा उस पर डाले थे, वो आपका नाम लिखा था उसमें कि ये पढ़ाएंगे सर ज्योग्राफी, फैकल्टी वाले लिस्ट। ग्रुप में नहीं नहीं फैकल्टी नहीं, वो जो प्री पीएचडी कोर्स वर्क का जो ग्रुप बना हुआ है। तो शायद मैं दीदी, नहीं अटैच, मैं नहीं हूँ ऐड, मुझे नहीं पता अच्छा है, उस मैं पर ऐड उन्होंने नहीं। कल डाला था उसमें। तो हो सके मुझे ऐड करवा दीजिएगा तो देख लेंगे। बट ठीक है सर। ज्योग्राफी के रिसर्च मेथोडोलॉजी और ज्योग्राफी का सब्जेक्ट हमारे जी पर सर। जिम्मेदारी है, इसको मैं जी सर। दूंगा। जी बाकी सर। डॉक्टर जीएल श्रीवास्तव सर भी क्लास लेंगे, तो जो उनकी आप बता दीजिए कि सर इस पे पढ़ा दिए हैं, तो वो नेक्स्ट पे पढ़ा देंगे। तो अभी हम लोगों का 2 टॉपिक हो गया, एक तो रिसर्च क्या है, एक जी लिटरेचर। सर। तो अब आगे हम आपको सैम्पलिंग मेथड और क्या कहते हैं, इंटरव्यू और क्वेश्चनार और जो और ये सब पे बता देंगे, तो फिर सब्जेक्ट पे जाएंगे, ठीक है ना। हम लोग ठीक है, 7-8 ठीक। क्लास रिसर्च मेथोडोलॉजी का रखेंगे, 10 क्लास, और नेक्स्ट जो हाँ है सब्जेक्ट। तो पहले अच्छा रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ लें और फिर सब्जेक्ट, ठीक है। ठीक ठीक है, ठीक ठीक है। हाँ, एक क्रम से चलेंगे तो ज़्यादा सिस्टम है, पहले हम मेथोडोलॉजी पढ़ा दें, फिर हम सब्जेक्ट पर आएंगे। जी सर। जी जी सर जी बिल्कुल सर। रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ना ज़्यादा जरूरी है सर। हाँ, तो ठीक है, कल हम आप लोगों को नया टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। जी सर, थैंक यू ठीक है, सर। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।